राजस्थान में ससुराल। नूरपुर नाम के गांव में बृजमोहन नाम के एक शख्स का भरा पूरा परिवार रहता था, जिसमें उसकी बूढ़ी पत्नी कांता देवी, 3 बेटे संदीप, अमर और सूरज और उन तीनों की पत्नियां नीमा, काजल और पायल रहते थे। उनकी खुद की जमीन थी जिस पर वो खेती करते थे। देखना बाबूजी, इस बार खूब अच्छी फसल हुई है हमारी। सही कहा अमर, अच्छी खासी कमाई होगी इस बार हमारी। अरे वाह, मैं जानता हूँ तुम तीनों किसान के बेटे हो और ये काम अच्छे से कर सकते हो। मेरी तरह तुम भी मेहनती हो। अब बस भी करो अपनी तारीफ करना और ये लो छाछ पियो चारों। हम सब आपका ख्याल रखती हैं, तभी तो आप अच्छे से काम कर पाते हो। ये बात तो बिल्कुल सही कही माँ ने। अब सब आ जाइए, खाना लग गया है। खेतों से आने के बाद वो सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। घर की तीनों बहुएं सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाने को बैठती हैं। बृजमोहन के परिवार के गांव में भी सभी मिसाल देते थे। उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही समझदार और मिलजुल कर रहने वाली थी, तो वहीं उसके तीनों बेटे बड़े होशियार थे। अपने खेतों की फसल से वो काफी खुश थे, लेकिन एक रोज तेज आंधी और बारिश हुई, जिस कारण उनकी सारी फसल उजड़ गई। बर्बाद हो गए बाबूजी, हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। तू घबरा मत अमर, यूं हार मानने से कुछ नहीं होगा। हम जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं और फिर से नई फसल तैयार करते हैं। अब वो गांव के जमींदार के पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आते हैं। उनके बदले में जमींदार उनसे कुछ पेपर पर अंगूठा लगवाता है, लेकिन इस बात से अनजान वो अनपढ़ तीनों भाई और बृजमोहन उन पेपर पर अंगूठा लगा देते हैं। जमींदार से मिले पैसों से वो फसल का सामान खरीदते हैं, साथ ही थोड़ा राशन पानी भी ले आते हैं। अब वो वापस से जाकर जमीन पर खेती करने लगते हैं, लेकिन फसल बोने के कुछ दिन बाद ही जमींदार उनके यहाँ आता है। चलो चलो जल्दी से घर खाली करो। ये सब क्या है साहब? अब तुम्हारी सारी जमीन और ये खेत सब मेरे हो चुके हैं। अब तुम ये घर और खेत खाली कर दो। हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि तुमने जो ये पेपर पर अंगूठा लगाया था ना, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर 2 महीने के अंदर तुमने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर और खेत सब मेरा हो जाएगा। ये बात पता चलते ही सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जमींदार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उन्हें बिना कुछ बताए उनसे उन पेपर पर अंगूठा लगवा लिया। जमींदार ने उन सबको घर से निकाल दिया और अब सभी लोग अपना सामान लेकर वहाँ से पैदल चलते गए। चलते चलते वो लोग काफी दूर आ गए। ये हम कहाँ आ गए? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर तो रेगिस्तान पड़ जाता है, वहाँ हम क्या करेंगे? बाबूजी, हमारी तरह और भी तो लोग वहाँ रहते होंगे, उनकी तरह हम भी गुजारा कर लेंगे। अपनी बहू का हौसला देखते ही अब वो रेगिस्तान की ओर चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन लोगों को रेगिस्तान में एक पेड़ नजर आता है, जहाँ वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चलो, कम से कम इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन हम यहाँ रहेंगे कहाँ? इस खुले रेगिस्तान में तो हम लोग रह नहीं सकते ना। तुम लोगों ने एक चीज देखी थी, हमारे गाँव में जितने भी घर बने हुए थे वो सब मिट्टी के घर थे, और रेत जब गीली होती है तो वो भी एक मिट्टी की तरह ही काम करती है। और यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत है, तो क्यों ना हम रेत से ही अपने लिए घर बनाएं? लेकिन हम लोग बिना पानी के रेत से घर कैसे बनाएंगे? घर बनाना तो दूर, मुझे तो यहाँ आसपास कहीं पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है। तुम लोगों ने शायद देखा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग रेगिस्तान में चल रहे थे तो कितने सारे कैक्टस के पेड़ दिख रहे थे। कहते हैं कैक्टस के अंदर पानी होता है, हम उसके पानी का इस्तेमाल पीने के साथ साथ घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अब वो तीनों बहुएं उठती हैं और उन कैक्टस के अंदर से पानी निकालती हैं। अरे, हम तो यहाँ पानी लेने के लिए आए थे, लेकिन देखो हमें तो यहाँ खाने के लिए कुछ फल भी मिल गए। कैक्टस से मिलने वाले फलों को इकट्ठा करके तीनों बहुएं फल तोड़ती हैं, साथ ही पानी भी भर लेती हैं, फिर लाकर अपने ससुराल वालों को भी देती हैं। हमें नहीं पता था हमारी पत्नियां इतनी समझदार है। इसके बाद वो सभी रेत और पानी की मदद से अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कैक्टस के अंदर इतना पानी नहीं था जिससे वो घर बना पाती। हम क्या करें, हमारा घर तो आधा भी नहीं बना है, हमें पानी की जरूरत है, अब हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? सभी लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। वहीं बूढ़ी सास रेगिस्तान में आसपास इधर उधर चलने लगती है। तभी अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे गर्म रेत महसूस होने के बजाय ठंडी रेत महसूस होने लगती है। यहाँ की रेत अचानक इतनी ठंडी क्यों है और हल्की हल्की गीली भी लग रही है? बहुओं, जल्दी यहाँ आओ। वो तीनों जैसे ही रेत को हटाने लगती हैं तो उस रेत के अंदर से हल्का हल्का पानी दिखने लगता है, जिसे देख सास जल्दी से अपनी सभी बहुओं को अपने पास बुलाती है।
बहुओं, मैंने तो बचपन से सुना था कि रेगिस्तान की रेत खोदेंगे तो कहीं न कहीं उसके अंदर पानी जरूर निकलेगा, और आज ये सच भी हो गया। देखो इस हिस्से के नीचे, लगता है पानी खोदने पर पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। अब हम इस पानी की मदद से अपना घर बना सकते हैं। अब वो सभी बड़े खुश होते हैं। फिर तीनों बहुएं काफी खुश होती हैं। कुछ घंटे में ही वो सब रेगिस्तान में अपना रेत और पानी से बना हुआ घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। घर के साथ साथ उन्होंने चूल्हा भी बना लिया। चलो घर तो बनकर तैयार हो गया, रहने का गुजारा तो हो ही जाएगा। अब बस हमें रोजगार की तलाश है। कुछ काम भी मिल जाता तो सब काम आसान हो जाता। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो उसका इंतजाम भी हो ही जाएगा। अब वो ऊँटों को अपने घर ले आते हैं और रेत से बने हुए बर्तनों में उनके दूध से दही, लस्सी, घी बनाकर तैयार कर देते हैं। हमने घी, दही, मक्खन सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन अब हम इन्हें बाजार में कैसे लेकर जाएंगे? अगर पैदल पैदल जाएंगे तो ये तो बीच रास्ते में ही सब खराब हो जाएगा गर्मी की वजह से। तो किसने कहा हम पैदल जाएंगे? ये ऊँट है ना, हम ऊँटों में बैठकर जाएंगे और इन्हें बेचेंगे। अब तीनों भाई और उनकी पत्नियां ऊँट की सवारी करते हुए बाजार पहुंच जाते हैं और बाजार में जाकर ऊँट के दूध से बना हुआ घी, मक्खन, दही बेचते हैं कि तभी उन्हें बाजार में कुछ लोग मिट्टी से हाथी, घोड़े और बच्चों के खेल खिलौने बेचते हुए दिखाई देते हैं। अरे देखो कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन, खेल खिलौने। अगर हम भी चाहें तो ये सब बना सकते हैं। वैसे मिट्टी से खेल खिलौने और बर्तन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अब वो सभी दही, मक्खन और घी बेचकर वापस ऊँट की सवारी करते हुए अपने घर आ जाते हैं। सभी बहुएं अपनी सास से मिट्टी के खेल खिलौने, बर्तन के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर रेत और पानी की मदद से खेल खिलौने, मटके और बर्तन बनाती हैं और उनके सूखते ही अपने पतियों के साथ उन्हें ले जाकर बाजार में बेचती हैं। इसी काम को जारी रखते हुए वो सब अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। एक रोज, अरे ये क्या, खाना बनाने के लिए तो पानी खत्म हो गया है। ये तीनों भी अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर पानी ले आती हूँ। सास मटका लेकर पानी लेने जाती है कि तभी उसके पास 2 टूरिस्ट आते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ आसपास कोई ऊँट वाला है? वो हम इस रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करने के लिए आए थे, लेकिन हमें तो यहाँ कोई भी ऊँट वाला दिखाई ही नहीं दे रहा। आपको ऊँट की सवारी करनी है? आइए, मैं आपको ऊँट की सवारी करवाती हूँ, मेरे पास भी ऊँट है। आप सच कह रही हैं? आप हमें ऊँट की सवारी करवाएंगी? हम स्पेशली मुंबई से रेगिस्तान ऊँट की सवारी करने के लिए आए थे। सास उन्हें अपने साथ ले आती है और घर के बाहर बंधे दोनों ऊँटों पर टूरिस्ट को बिठाते हैं और रेगिस्तान की सवारी कराती है, जिसके बदले सास को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और इसी के साथ अब उनके पास पैसे कमाने का एक और रोजगार आ जाता है। रात के समय रेगिस्तान में कितने सारे टूरिस्ट ऊँट की सवारी करने के लिए आते हैं। हम उन सबको अपने ऊँट की सवारी करवाएंगे और इसके बदले पैसे कमाएंगे। ऐसे ही समय गुजरता है। वो सभी लोग इसी तरह अपना रेगिस्तान में गुजारा कर रहे होते हैं। एक रोज अमर और संदीप इसी तरह टूरिस्ट लोगों को ऊँट की सवारियां करवा रहे थे कि तभी वहाँ पर वो जमींदार आ जाता है और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें धोखा देने के कुछ समय बाद ही एक रोज मेरे जवान बेटा सोते सोते ही खत्म हो गया और मैं पूरी तरह अकेला हो गया। अब मैं इन पैसों का क्या करूं? मैंने जो तुम लोगों के साथ किया, शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो मेरे साथ ये सब हुआ। अब जमींदार उनका सब कर्जा माफ कर देता है, साथ ही उनकी जमीन और घर भी लौटा देता है, जिसके बाद वो वापस अपने गांव लौट आते हैं और खुशी खुशी खेती बाड़ी करके वहां रहने लगते हैं। लेकिन तीनों बहुएं अपने साथ उन ऊँटों को भी ले आती हैं और वही सब काम वो अपने गांव में भी करके अच्छी कमाई करते हैं।